रात को इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। बशीर बद्र की ये पंक्तियां हैं। इसी के साथ हाजिर हूँ न्यूज़लेटर के साथ मैं राकेश रंजन। मतलब यह कि अब कुछ वैसा करने के लिए नज़रें छुपाने की ज़रूरत, नज़रें बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे रोशनी में करने की इजाज़त नैतिकता नहीं देती, समाज नहीं देता, परिवेश नहीं देता है। लेकिन बात जब राजनीति की हो और उसका जो आज का परिदृश्य है, तो छिपा नहीं रह जाता कि बशीर बद्र की जो पंक्तियां हैं उसकी कितनी अहमियत हो जाती है, खास तौर से राजनीति के संदर्भ में। बात राजनीति की ही करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, भारत के गौरवबोध की बातें हुई, गौरवबोध कराया गया अमेरिका से पूरी दुनिया को। अमेरिका की मीडिया में, विदेशी मीडिया में क्या बातें हुई नहीं पता, लेकिन भारत से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई बातें बहुतेरे थी, लेकिन उसमें जो खास बात पर मेरी ओर ध्यान गया, उसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी अमेरिका में मुस्कुराए भी। मुस्कुराने की खास वजह थी वे अमेरिका में रह रहे भारत वंशियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भीड़ से बात तब आई जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव नरेंद्र मोदी को हासिल है। मैं इस बात में नहीं जानना चाहता कि पहले दो कार्यकाल से यह उनका कार्यकाल किस रूप में भिन्न है, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, वह कहते रहे हैं कि जो कुछ भी करते हैं तो बड़ा करते हैं, तो इस तीसरे कार्यकाल में भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो कहा गया कि बातें उठी कि काशी मथुरा का निर्माण अभी बाकी है। तो नरेंद्र मोदी भीड़ से जब यह आवाज़ आई तो बीच में भाषण रोककर भीड़ की तरफ देखे और मुस्कुरा पड़े। आप भी इसके मायने निकालिए, इन बातों के मायने निकालिए और क्यों करके प्रसारित की गई है इस बात को, ये प्रसारित करने वाले कौन हैं। आपको लिए चलते हैं बिहार में आज जो कुछ हुआ है वह दिन में ही हुआ है, सुबह सुबह हुआ है। आपको पता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल मौन व्रत पर हैं। मौन व्रत मतलब यह नहीं कि वो नहीं बोल रहे हैं, वे राज का चला रहे हैं, उसका संचालन तरीके से कर रहे हैं। वो अफसरों के साथ बैठक करते हैं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, जो ज़रूरी बातें होती है करते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने बोलने से परहेज कर रहे हैं। परहेज के कारण गिनाए जा सकते हैं। नीतीश की पहचान रही है कि वे जब कुछ बोलते रहे हैं तो नाप तोल कर बोलते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में, महीनों में
कई दफ़ा वे कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे असहज स्थितियां बनी, राजनीति के लिए भी, सूबे के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, और ख़ास तौर से नीतीश कुमार के लिए तो बननी ही थी। नीतीश कुमार ने माफ़ी भी मांगी, तो आजकल वे चुप हैं। वे चुप तब भी रहे जब नवादा में कई दर्जन महादलितों की झोपड़ियाँ फूंक दी गई, उन पर अत्याचार किए गए। बिहार में महादलित की आप जब बात करेंगे तो यह नीतीश के सुशासन की ही देन है। उन्होंने महादलित के विकास की बात कही, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही, अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, उनकी बेहतरी के लिए सरकार के स्तर पर जो कुछ बनता था वो किया। लेकिन जो हाल का घटनाक्रम है, घटना है, उस पर उनकी चुप्पी लोगों को सोचने पर विवश कर गई। राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलता है, तो जो कुछ कहा गया वो अलग बात है। तो आप देखेंगे कि आज क्या हुआ। आज सुबह सुबह क्या हुआ। आज सुबह हुआ यूं कि उनके कथित रूप से खासम खास होते हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल के अहम हिस्सा हैं। पिताजी भी बिहार की राजनीति के शख्सियत थे, परिचित शख्सियत थे, विधायक रहे, मंत्री रहे। एक तरह से अशोक चौधरी को आप उनका उत्तराधिकारी मानिए राजनीति में। उन्होंने भी शुरुआत तो कांग्रेस से की, लेकिन घूमते फिरते नीतीश कुमार के साथ आ गए, जदयू में हैं। अब वे सीधे तौर पर चुनावी अखाड़े में नहीं जाते, जैसे नीतीश कुमार खुद चुनावी अखाड़े में नहीं जाते हैं, वो चुनाव लड़ाते हैं। खुद जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है जो संसदीय राजनीति में, तो विधान परिषद के सदस्य होते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसी तरीके से अशोक चौधरी भी हैं, इधर कहीं चुनाव नहीं लड़े हैं और वे विधान परिषद के सदस्य होते हैं और फिर मंत्री होते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के जो मानदंड तय किए गए हैं, जो मानक हैं, उनको किस तरीके से एंट्री मिली उस पर भी चर्चा होती है, विवाद होते हैं, विपक्ष की ओर से सवाल उठते हैं। मैं इस सवाल पर भी नहीं जानना चाहता हूं। मैं आज जानना चाहता हूं इस बात पर कि आखिर अशोक चौधरी ने सुबह सुबह क्या किया। आपको याद होगा कि अशोक चौधरी ने कई बार अपने सार्वजनिक आचरण से नीतीश कुमार को मुसीबत में डाला है। कभी भी नीतीश कुमार के खासम खास राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से दो दो हाथ करने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं कि नीतीश कुमार की नज़र में आपकी हैसियत से मेरी हैसियत ऊंची है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जहानाबाद में उन्होंने जाति विशेष को लेकर के, हालांकि आखिर जाति विशेष कहने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जाति की राजनीति होती है और जब राजनीति खुलकर जाति की बात करती है तो मैं भी अगर करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने भूमिहार जाति के लिए कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि वे अवसरवादी हैं, अपने हित की बात आती है तब तो ठीक है, लेकिन जब अपना हित नहीं सधता है, जाति का हित नहीं सधता है, तो फिर वे अपने हिसाब से राहें चुनते हैं, तय करते हैं, तो यह ठीक नहीं है। व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी, खास तौर से जो भूमिहार बिरादरी के नेता हैं विभिन्न दलों में, जो जदयू में भी हैं, उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन नीतीश कुमार
चुप रहे। उनकी चुप्पी के जो मायने निकाले गए उसमें एक मायने यह रहे कि वह बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं, इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो अशोक चौधरी की अब खैर नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि नीतीश कुमार अशोक चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर अपना बैकग्राउंड गिनाया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। भी उन्होंने जो भूमिहारों के बारे में कहा उसकी मंशा उनकी गलत नहीं थी। वे तो जहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं वहाँ भूमिहारों की ताकत से ही जीतते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे। उन्होंने अपने पिता की राजनीति का भी हवाला दिया, फिर श्री कृष्ण से लेकर कई उदाहरण दिए। कल जब नीतीश कुमार अचानक जहानाबाद गए तो उन्हें साथ ले गए, तो बातें आई कि जो नाराज़गी की बातें कही जा रही थी, तो ऐसा तो नहीं है, नीतीश कुमार बड़े प्यार से उनको साथ लेकर चल रहे हैं और उसी जहानाबाद में साथ लेकर मौजूद हैं जहां भूमिहारों के लिए कही गई बातों पर विवाद खड़ा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की पीठ पर हाथ रखा हो और जो अशोक चौधरी ने बातें कही हो नीतीश कुमार के इशारे पर ही कही हो। खैर, राजनीति में विश्लेषण की गुंजाइश है। नेता क्या कहते हैं, क्या करते हैं, समझना बड़ी मुश्किल होता है। और ख़ास तौर से नीतीश कुमार के लिए तो जो देख रहे हैं, तो उन्होंने तो खुद को पलटू राम की उपाधि हासिल कर रखी है। इधर उधर पलटने का उनका अपना इतिहास है और उसको जो तार्किक रूप से परिभाषित भी कर देते हैं कि भले जो कुछ भी कहा जाए उनका पलटी मारना गलत नहीं है। तो यह चर्चा चल ही रही थी कि आज अचानक अशोक चौधरी सुबह सुबह उठे और एक पोस्ट कर डाला सोशल मीडिया पर। सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अशोक चौधरी ने लिखा, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई समझ रहा हो, नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद निर्णय लेने लगें तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। जो हैशटैग दिया गया उसमें मॉर्निंग मोटिवेशन लिखा गया, हैप्पी ट्यूसडे लिखा गया। आज चूँकि मंगलवार है, बातें तो जो कही गई पोस्ट में उसके कई अर्थ निकलते हैं। बड़ी बातें, दर्शन की बातें, जीवन जीने की बातें। लेकिन जो मंगल की सुबह को अशोक चौधरी ने जो ये बातें की, तो फिर तो इसमें मंगल जैसा कुछ रहा नहीं। अमंगल के हालात जरूर बन गए, अर्थ निकाले गए। क्योंकि अशोक चौधरी राजनीतिज्ञ हैं तो इसे राजनीति से जोड़कर देखा गया और फिर निहितार्थ भी राजनीति ही निकाली गई और कहा गया कि अशोक चौधरी ने
तो नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। जो कुछ कहा है नीतीश कुमार के लिए कहा है, बढ़ती उम्र की बात कह दी और न जाने क्या क्या कहा है, जैसा कि मैंने आपको सुनाया है। तो बातें मुख्यमंत्री तक पहुंची, पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंची, प्रतिक्रिया हुई, राजनीतिक माहौल गरमाया। चूँकि अशोक चौधरी ने बढ़ती उम्र का जिक्र करके इशारों में तंज कसा, ऐसा कहा गया है। कहा कि चूँकि नीतीश कुमार की उम्र 73 साल हो चली है, तो छिपा नहीं है कि उन्होंने नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा है। इस टिप्पणी के बाद जो जनता दल यू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, अध्यक्ष वे खुद हैं, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने संजय झा को बनाया हुआ है। तो जेडीयू हाईकमान ने अशोक चौधरी को तलब कर लिया। प्रतिक्रिया जो आई उसमें जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। आज जनता दल यूनाइटेड की पहचान नीतीश कुमार की वजह से है। नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं। जो भी नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधेगा उसे सीधा जवाब मिलेगा। देखिए बातें किस तरीके से बढ़ने लगी। जब भूमिहार को लेकर के प्रतिक्रिया आई थी अशोक चौधरी की, तो उस समय भी नीतीश कुमार आक्रामक होकर के सामने आए थे। हालांकि नीरज कुमार ने यह भी कहा कि मुझे अशोक चौधरी की नाराजगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार अकेले सब पर भारी है। भैया बात इस कदर बढ़ती चली गई कि नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं। अब क्लाइमेट लीडर का मतलब आप निकालिए, सदाबहार कह सकते हैं। सदाबहार हैं भी हैं, वो परिस्थितियों से तालमेल मिलाकर चलते हैं। तब तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जो ताकत का हिसाब होता है उसमें भले कमज़ोर हों कि मजबूत हों, हमेशा रहते हैं बड़े भाई की भूमिका में ही। चाहे लालू जी के साथ रहकर मुख्यमंत्री हों या फिर भाजपा के साथ। तो इस तथाकथित विवादित ट्वीट के बाद, विवादित इसलिए कि ट्वीट के बाद विवाद आया, तो अशोक चौधरी सीएम आवास पहुँचे। सीएम आवास में मुलाकात का दौर चला, बातें हुई। नीतीश सरकार में अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विकास विभाग के मंत्री हैं। अब भीतर क्या बात हुई नहीं हुई, उनसे क्या पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, यह भी तो आधिकारिक रूप से बातें सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं कहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि फिलहाल वे आजकल अघोषित रूप से मौन पर चल रहे हैं, मौन व्रत कर रहे हैं। हो सकता है मौन का रास्ता उन्होंने इसलिए चुना है कि आजकल उनसे कुछ ऐसा, उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे परेशानी पेश आती है। तो अशोक चौधरी, स्वाभाविक है जब बातें हुई है और इस ट्वीट के बाद और इस टिप्पणी के बाद उन्हें तलब किया गया तो बातें इसी पर केंद्रित होगी। अब फिर एक बात है, जिस तरीके से जहानाबाद प्रकरण को लेकर के मैंने बताया, जो भूमिहार पर टिप्पणी के बाद, फिर अशोक चौधरी की सफाई के बाद, वहाँ नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद और कल जहानाबाद की यात्रा के बाद जो वहाँ साथ साथ दिखे, और फिर जो दोनों को मिला करके जो निहितार्थ निकाले गए, तो मैं इस बात को भी खारिज नहीं कर सकता हूँ कि फिर ऐसी बातें आ सकती है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही कुछ हुआ हो,
क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कोई की बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक है, बुलाया गया है तो बुलाना एक औपचारिकता की बात होती है, जो कि बात आई है सार्वजनिक तौर पर, राजनीति है तो। बहरहाल सीएम से मुलाकात के बाद अशोक चौधरी जब बाहर आए तो उन्होंने विस्तार से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे तौर पर जो उसका मजमून था यह कहा कि मैं नीतीश कुमार को पिता मानता हूं। अब इससे अलग क्या बातें हो सकती है, क्या कहा जा सकता है। पिता मानते हैं मतलब उनको सम्मान देते हैं, अभिभावक मानते हैं। तो जाहिर है जब उन्होंने कहा है कि पिता मानते हैं तो एक आज्ञाकारी पुत्र तो कभी पिता के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं ही करेगा जैसा कि अशोक चौधरी के पोस्ट में है। तो अशोक चौधरी की बातों का सामान्य रूप से अर्थ निकाला जाना चाहिए। लेकिन आप नीतीश कुमार को देखेंगे, नीतीश कुमार की राजनीति को देखेंगे तो नीतीश कुमार के शासन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हों, यह कहा जा रहा हो कि अपने शुरुआती 5 वर्षों में तो उनका इकबाल दिखा था, लेकिन फिर इकबाल जैसी कोई बात नहीं रही। वो बात भले सुशासन की कर रहे हों, भाजपा भले मंगलराज की बात करता हो, दोनों मिलकर भले लालू राबड़ी के जंगल राज की याद लगातार दिलाते रहते हों। लाख नकारात्मक बातें कह ली जाए नीतीश कुमार के लिए कि, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है लाख कमियां गिनाने के बाद कि नीतीश कुमार ने परिवार को, भाई भतीजावाद को कभी प्रश्रय नहीं दिया। अन्य नेताओं की अपेक्षा कुछ साफ भी रहे। तो क्या अशोक चौधरी जिस तरीके से बराबर पेश आ रहे हैं और जिस तरीके से बातें हो रही है और उन बातों के इर्द गिर्द जो नीतीश कुमार की तस्वीर बन रही है, और ताज़ा मामले में जैसा कि उन्होंने कहा कि पिता मानते हैं, तो अगर यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार भी उन्हें पुत्र सरीखा मानते हैं और फिर उनकी नकारात्मक बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो बच्चा है, संतान है, गलती हो गई, तो फिर नीतीश कुमार की परिवारवाद से परे होने का और भाई भतीजावाद को प्रश्रय नहीं देने वाली छवि का क्या होगा। बहरहाल इतना ही, आप इसे संजीदगी से सुने गुने और सुनने गुनने के बाद मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार।